आज हम पढ़ेंगे आगे की डेफिनेशंस। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 2 क्लॉज 13। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारा ग्रोइंग क्रॉप्स इंक्लूड होता है और ये इम्पॉर्टेंट है। कहाँ क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होता, मतलब नॉट इक्वल्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी। ग्रोइंग क्रॉप्स और जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं वो मूवेबल माने जाते हैं, लेकिन फिर भी मूवेबल प्रॉपर्टी में हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स आती हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी नॉट इक्वल टू मूवेबल है। तो ग्रोइंग क्रॉप्स हमारी किस में आती हैं? मूवेबल में आती हैं। अब मूवेबल बेयर एक्ट में क्या दिया गया, डेफिनेशंस देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 13 मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। बहुत इजी डेफिनेशन दी गई है, सिंपल से इंक्लूडिंग ग्रोइंग क्रॉप्स। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर। ऑर्डर डेफिनेशन दी गई है ऑर्डर की, सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो ऑर्डर क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा फॉर्मल एक्सप्रेशन जहाँ पे रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। ऑर्डर हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। ओरल डायरेक्शन ऑर्डर नहीं होता। कभी भी अगर आपने ओरल डायरेक्शन दे दिया वो ऑर्डर नहीं माना जाएगा, हमेशा वो रिटन फॉर्म में ही होगा। जैसे डिक्री में फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है वैसे ही ऑर्डर में भी होता है। तो जैसे हमारी डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है वैसे हमारा ऑर्डर भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ही होता है, माना गया है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? डायरेक्शंस ऑफ अ सिविल कोड। सिविल कोड जो है हमारी डायरेक्शंस देती है। सिविल कोड का जुडिशियल डिसीजन होना चाहिए। हमारी सिविल कोर्ट ही हमेशा जुडिशियल डिसीजन देगी। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन ऑर्डर नहीं, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन ऑर्डर नहीं माना गया है। विच इज़ नॉट अ डिक्री। डिक्री क्या नहीं है? अगर डिसीजन डिक्री की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 2 फुलफिल नहीं करता तो वो ऑर्डर होगा। तो डिक्री कौन क्या नहीं होती है? डिक्री वो चीज़ नहीं है अगर वो सेक्शन 2 क्लॉज 2 में डिक्री की डेफिनेशन दी गई है, अगर वो उसके एसेंशियल्स को फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर वो ऑर्डर होगा। एसेंशियल इम्पॉर्टेंट क्या है? एसेंशियल्स क्या है? सिविल कोर्ट का डिसीज़न, कोई भी अगर सिविल कोर्ट में डिसीज़न देता है उसे हम ऑर्डर बोलेंगे। फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए, डिक्री की डेफिनेशन में ना आए, वो डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आना चाहिए। बस इतना ही, इसलिए ऑर्डर का स्कोप वाइड है। ठीक, फिर क्या है? ऑर्डर और डिक्री में मेन डिफरेंस। ऑर्डर और डिक्री में मेन डिफरेंस क्या क्या है? तो पहला है सूट रिक्वायर्ड। हमेशा सूट रिक्वायर्ड होता है, तो डिक्री में सूट आना चाहिए तब डिक्री दी जाती है। और ऑर्डर में नेसेसरी नहीं है कि सूट हो ही, ऑर्डर नॉर्मली भी दे सकते हैं। फिर राइट्स कंक्लूसिवली डिसाइड होता है। हमारा इसमें राइट्स जो हैं वो कंक्लूसिवली डिसाइड होते हैं, तो डिक्री यहाँ कंक्लूसिवली डिसाइड होता है। ऑर्डर में और मे नॉट, ये कंक्लूसिवली डिसाइड हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फिर टाइप्स, डिक्री के दो टाइप्स हैं, प्रिलिमिनरी और फाइनल। और ऑर्डर जो है नो सच क्लासिफिकेशन, अभी तक कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है ऑर्डर में। अपील, फर्स्ट अपील लाइज। डिक्री में पहली फर्स्ट अपील आप कर सकते हो और ऑर्डर में ऑनली इफ प्रोवाइडेड, अगर दिया गया है कि इसमें इस केस में आप अपील कर सकते हो तभी आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। एग्जाम्पल पार्टीशन डिक्री। एक एग्जांपल ले लिए कि जैसे पार्टीशन अभी नहीं हुआ है लेकिन एक डिक्री क्रिएट कर दी कि कितना आपका शेयर हो सकता है, तो वो डिक्री आ गई। और इंटरिम इंजंक्शन, ऑर्डर में इंटरिम इंजंक्शन लगा देते हैं कि बीच में स्टे ऑर्डर लगा देते हैं कि अब इस जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक कोई भी इसमें प्रोसेस नहीं होगी उस केस में। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स क्या क्या है ऑर्डर के? टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में दिया गया है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर ऑर्डर 40। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 रूल 17। रिटर्न ऑफ प्लेन ऑर्डर 7 रूल 10। डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट ऑर्डर 9 रूल 8। अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? सब ऑर्डर्स अपीलेबल नहीं होते। अपीलेबल ऑर्डर्स दिए गए हैं सेक्शन 104 CPC में। ऑर्डर 43 रूल 1 CPC, अगर वहाँ मेंशन नहीं है तो अपील नहीं होगी।
एक केस आया शाह बाबूलाल खिमजी वर्सेस जयाबेन डी कानिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया हर ऑर्डर अपीलेबल नहीं होता, सिर्फ वही जस्टिस इंस्टीट्यूट अलाउ करे, जो इंस्टीट्यूट अलाउ करे वही आप ऑर्डर को अपील में जा सकते हो उस ऑर्डर में। एक ट्रिक दी गई, ऑल डिक्री आर नॉट आर ऑर्डर बट ऑल ऑर्डर आर नॉट डिक्री। सारी डिक्रीज हमारी ऑर्डर हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी हमारे ऑर्डर्स हैं वो डिक्री नहीं हो सकते हैं। तो ये बताया गया है ऑर्डर के बारे में। तो एक बार डेफिनेशन बेयर एक्ट से देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 14 में ऑर्डर दिया गया मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। ऐसी चीज़ जो डिक्री नहीं है तो वो ऑर्डर है। फिर प्लीडर की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। कोई भी पर्सन अगर इंटाइटल्ड है, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट। अगर कोई पर्सन, उसका अधिकार, इंटाइटल्ड मीन्स राइट है टू अपीयर होने का या प्लीड करने का ऑफ अनदर इन कोर्ट में। इसमें इंक्लूड एडवोकेट्स, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी आते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लीडर बोलते हैं। तो प्लीडर की बस इतनी डेफिनेशन दी गई है कि प्लीडर सेक्शन 15 क्लॉज 15 सेक्शन 2 में प्लीडर means any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a high court। तो प्लीडर का मतलब कोई पर्सन जो इंटाइटल्ड है अपियर होने के लिए और प्लीड करने के लिए किसी भी कोर्ट में, और इंक्लूड किया गया उसमें एडवोकेट, वकील और अटॉर्नी ऑफ अ हाई कोर्ट, तो उसे हम प्लीडर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है, मेन सब क्लॉज है 16। तो प्रिस्क्राइब की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज 16 में। मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? बाय रूल्स। सीपीसी में जब प्रिस्क्राइब लिखा हो, रूल्स रेफर करेगा। मतलब प्रिस्क्राइब्ड अगर सीपीसी में कहीं भी लिखा है तो वो रूल्स को प्रेफर कर रहा है, ऐसे समझना है। तो इसकी बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्या दी गई है प्रिस्क्राइब की? प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। इसमें भी सिंपल डेफिनेशन दी गई है बेयर एक्ट में। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि प्रिस्क्राइब्ड किया जा रहा है किसके द्वारा? रूल्स के द्वारा। तो ये सेक्शन 16 सब क्लॉज 16 हमारा बताता है। फिर उसके बाद, सॉरी बार बार मैं सेक्शन बोल दे रही हूँ, वो सब क्लॉज है। सेक्शन 2 पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर की हमारी डेफिनेशन दी गई है नेक्स्ट सेक्शन 2 क्लॉज 17 में, जिसमें पब्लिक ऑफिसर में डायरेक्ट इंक्लूड किया गया है। क्या क्या इसमें आते हैं? एवरी जज, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, कमीशन्ड मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स ऑफिसर, कोर्ट ऑफिसर, परफॉर्मिंग जुडिशियल ड्यूटीज़। हर व्यक्ति जो अपने ऑफिस के वर्च्यू से किसी के कन्फाइनमेंट में रख सकता है, वो लोग हो गए पब्लिक ऑफिसर। एग्जाम्पल जेल सुप्रिटेंडेंट। एफ में ये आपको याद करना पड़ेगा। एफ में गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका ड्यूटी हो ऑफिस प्रिवेंट करना, ऑफेंडर को जस्टिस तक लाना, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, ये सब चीज़। एग्जाम्पल एक है पुलिस ऑफिसर, इसमें हो गए। और जी है हमारा हर ऑफिसर जिसका ड्यूटी हो गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रॉपर्टी लेना, रिसीव करना, सर्वे असेसमेंट करना, रेवेन्यू प्रोसेस एग्जीक्यूट करना, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल तहसीलदार, रेवेन्यू ऑफिसर, ये सब। एच हर ऑफिसर जो गवर्नमेंट सर्विस में हो, ये पब्लिक ड्यूटी के लिए रेम्यूनरेशन ले रहा हो। इसलिए पब्लिक ऑफिसर का स्कोप बहुत वाइड है। इसीलिए हमारा जो पब्लिक ऑफिसर है उसका स्कोप बहुत वाइड है।
वाई पब्लिक ऑफिसर इम्पॉर्टेंट, पब्लिक ऑफिसर इम्पॉर्टेंट क्यों है? सेक्शन 80 CPC का बताता है गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ सूट फाइल करने से पहले 2 मंथ्स नोटिस मैंडेटरी है। अगर आप पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल कर रहे हो तो 2 मंथ्स आपको नोटिस देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हाँ, ये है पब्लिक ऑफिसर में, ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। तो पब्लिक ऑफिसर की हमारी बेयर एक्ट में डेफिनेशन क्या दी गई है? पब्लिक ऑफिसर मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस, नेमली वही जो मैंने बता दिया, एवरी जज, एवरी मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, एवरी कमीशन्ड और गेजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट। क्लॉज डी, सब क्लॉज डी, every officer of a court of justice whose duty it is as such officer to investigate or report or any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to make charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to prevent order in the court, and every person is especially authorized by a court of justice to perform any of such duties. E में every person who holds an office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement, every officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offences, to give information of offences, to bring offenders to justice, or to protect the public health, safety or convenience, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expand any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or conduct on behalf of the government, or to execute any revenue process, or to investigate or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government, and every officer in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty. 18 है रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स नहीं सॉरी एच में एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एन पब्लिक ड्यूटी। तो ये सारे पब्लिक ऑफिसर में हमारे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक, फिर हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है रूल्स, जो कि सब क्लॉज 18 में दी गई है। रूल्स मीन्स, रूल का मतलब क्या है? फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स, जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल के रूल्स है, सेक्शन 122 से 125 के अंडर बनाए गए रूल्स। जब CPC में प्रिस्क्राइब लिखा हो तो रूल्स रेफ़र करेगा। तो ये सारे हमारे रूल्स हैं। ठीक, बहुत इजी डेफिनेशंस हैं रूल्स की। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर द सेक्शन 122 और सेक्शन 125। नेक्स्ट सेक्शन है शेयर। शेयर हमारे दी गई है डेफिनेशन। नेक्स्ट, शेयर इन अ कॉरपोरेशन, क्लॉज 19 में इंक्लूड्स, ये भी कॉरपोरेशन में इंक्लूड से स्टार्ट हुआ रहा, स्टॉक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कॉरपोरेट डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्लियर करता है। जो कॉरपोरेट डिस्प्यूट है उसमें प्रॉपर्टी जो है वो डेफिनेशन में क्लियर करता है। तो ये हमारे शेयर्स हो गए। शेयर इन अ कॉरपोरेशन, शेयर कहाँ का? कॉरपोरेशन का। शैल बी डीम्ड, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसी में इंक्लूड हो रहा है स्टॉक डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, उसमें सब आ जाते हैं शेयर्स में। जो एक कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी के जो भी शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, ये सारे जितने भी होते हैं ना वो शेयर्स कहलाते हैं, उसी में इंक्लूड कर लिया गया है कॉरपोरेशन का या कंपनी का। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी साइन की दी गई है। साइन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 20,
साइंड इंक्लूड स्टैम्प्ड, साइंड भी इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, स्टैम्प्ड को इंक्लूड करता है, एक्सेप्ट जजमेंट या डिक्री केस को छोड़ करके स्टैम्प को साइंड इंक्लूड करता है। सिग्नेचर का वाइड मीनिंग है, और सिग्नेचर का भी वाइड मीनिंग है, इस डेफिनेशन में बताया गया है। तो साइंड सेव इन द केस ऑफ अ जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प। तो साइंड सेव कर रहा है इन केस ऑफ जजमेंट, और जो डिक्री है मतलब वो एक्सेप्ट, जजमेंट और डिक्री नहीं आएंगे साइन में, और इंक्लूड्स करता है स्टैम्प को। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 3, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में सेक्शन 3 में बताया गया कि हम कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट्स क्या क्या आते हैं। मीनिंग जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट का सबऑर्डिनेट है। सेकंड में हर लोअर सिविल कोर्ट, जितनी भी हमारी लोअर सिविल कोर्ट हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं। और थर्ड में कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज़, ऐसी कोर्ट्स जो हमारी स्मॉल कॉजेज़ की हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। तो एक हायरार्की बन गई है कि जहाँ पे हमारा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया, उसके नीचे जितने भी हमारे सिविल कोर्ट हैं, सिविल कोर्ट हर लेवल के, लोअर सिविल कोर्ट जितने भी हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन से आ गया, लोअर सिविल कोर्ट, और ये हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट जो है किसके नीचे आता है, हाई कोर्ट के नीचे आता है। फिर उसके बाद इसके नीचे स्मॉल कॉजेस कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट लगेगा, स्मॉल कॉजेस। तो ये स्मॉल कॉजेस कोर्ट है, तो ये एक हायरार्की बन गई है। इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 115 CPC, और ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है, रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है जो कि सेक्शन 115 CPC में बताया गया है, जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन को रिवाइज़ किया जाता है, देखा जाता है, और ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, और ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, और केसेस ट्रांसफ़र किए जाते हैं। सेक्शन 3 क्या बताया गया है सेक्शन 3 में, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोड, मतलब कोर्ट के पर्पसेस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट का, एंड एवरी सिविल कोर्ट ऑफ अ ग्रेड इन्फीरियर, सब नीचे है इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जितनी भी टाइप की सिविल कोर्ट हैं वो सारी इन्फीरियर या सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज जो हैं वो सबऑर्डिनेट है हाई कोर्ट की एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। ये सबऑर्डिनेशन बताया गया, सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट। फिर सेक्शन 4, सेक्शन 4 सेविंग क्लॉज है, सेविंग बताता है, सेविंग सेव क्या क्या कर रहा है, तो क्या क्या सेव हो रहा है। CPC किसी स्पेशल लॉ को ओवरराइड नहीं करता जब तक स्पेसिफिक प्रोविज़न कॉन्ट्ररी ना हो। तो हमारा CPC ये बता रहा है कि कोई अगर मान लो स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्ट ऐसे बनाए गए हैं, तो वो उनको ओवरराइड नहीं करता है जब तक स्पेसिफिक प्रोविज़न कॉन्ट्ररी ना हो हमारे, जब तक मतलब कोई ऐसी इम्पॉर्टेंस नहीं आ जाती कि हमें वहाँ पे करना ही पड़ेगा। तो स्पेसिफिक प्रोविज़न जो जब तक कॉन्ट्ररी नहीं होते तब तक CPC हमारा ओवरराइड नहीं करेगा उनको, वो एज इट इज़ चलते रहेंगे। तो सेक्शन 4 का क्लॉज 1 जो है हमारा, अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो अगर हमारा कोई स्पेशल या लोकल लॉ है वही प्रिवेल करेगा। लोकल लॉ में हमारा हमारे माइनर लॉज, माइनर एक्ट्स जो जो होते हैं, TP ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, और भी हैं, और स्पेशल लॉज ऐसे ही हमारे वो सारे प्रिवेल करेंगे हमारे, जैसे पॉक्सो हो गया, स्पेशल लॉ बनाया गया है, तो ये सब हैं, तो यही प्रिवेल करेंगे। एग्जाम्पल फैमिली कोर्ट्स एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट, ये सारे क्या करेंगे
हमारे प्रिवेल करेंगे। तो अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ है तो वही प्रिवेल करेगा। फैमिली कोड्स जैसे कि हिंदू लॉ, मैरिज, फैमिली कोड्स में यही हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सारे आते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट हो गया। और सेक्शन 4 क्लॉज 2 का लैंडलॉर्ड या सबसेक्शन 2 लैंडलॉर्ड के स्पेशल रेमेडीज़ अनअफेक्टेड रहेंगे। तो जो लैंडलॉर्ड है उसके स्पेशल रेमेडीज़ जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे। प्रिंसिपल क्या है? स्पेशल लॉ ग्रेटर देन है जनरल लॉ से, मतलब स्पेशल लॉ हमारा ओवरराइड करेगा जनरल लॉ से। और सीपीसी जनरल प्रोसीजरल लॉ है तो इसमें ओवरराइड होगा। तो बेयर एक्ट में क्या बताया गया है? सेक्शन 4 के बारे में, सबसेक्शन 1, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन, अगर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन एब्सेंट है टू द कॉन्ट्रेरी उसके साथ में, तो नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल या लोकल लॉ। तो वो कोई भी ऐसी कोड हमारा किसी भी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ इन फोर्स ऑफ एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन, अगर कोई भी ऐसी स्पेशल जुरिस्डिक्शन है या पावर कन्फर करा है, कोई भी ऐसा स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया बाय और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, या आगे चल करके भी कोई भी ऐसा कोड अगर बनाया जाता है तो वो स्पेशल या लोकल लॉ को ध्यान पे रख के बनाया जाएगा ताकि वो अफेक्ट ना करे। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोपोजिशन कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट एनी रेमेडी which a landlord or landlord may have under any law for the time being in force for the recovery of rent of agricultural land for the produce of such land। तो ये लैंडलॉर्ड के लिए बताया गया है कि स्पेशल रेमेडीज़ भी जो हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे हमेशा। मतलब लैंडलॉर्ड्स के लिए जो भी रेमेडीज़ बनाई गई हैं, स्पेशली अगर बनाई गई हैं तो वो अनअफेक्टेड रहेंगी, कोड उसको भी अफेक्ट नहीं करेगा। जो सबसेक्शन 1 यही बताता है। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रिवेन्यू कोड्स। सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ कोड की बात करता है कि हमारा कोड कैसे अप्लाई होगा टू रिवेन्यू कोड्स में। तो बेसिक आइडिया एक दिया गया है कि सीपीसी एक जनरल प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन रिवेन्यू कोड्स जो लैंड रिवेन्यू रेंट मैटर्स देखता है। तो सीपीसी क्या है? हमारा एक जनरल प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन हमारा रिवेन्यू कोड्स और जो लैंड रिवेन्यू रेंट मैटर्स देखते हैं पर सीपीसी ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। तो इनमें जो है सीपीसी हमारा ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं हो जाएगा। सेक्शन 5 यही बताता है कि रेवेन्यू कोड्स पर सीपीसी कब, कितना और कैसे अप्लाई होगा। तो सेक्शन 5 का मेन इसीलिए प्रोविज़न लाया गया है कि वो रिवेन्यू कोड्स में कब, कैसे और कितना लगेगा, इसलिए सेक्शन 5 को लाया गया है। तो सब सेक्शन 1 हमारा बताता है, सेक्शन 5 का सब सेक्शन 1, अगर रिवेन्यू कोड्स किसी स्पेशल लॉ जैसे टेनेंसी एक्ट, लैंड रिवेन्यू एक्ट के अंडर चल रहा है, तो अगर कोई भी ऐसा हमारा स्पेशल लॉ है जैसे टेनेंसी एक्ट हो गया, लैंड रिवेन्यू एक्ट हो गया, ये अगर चल रहे हैं और उस स्पेशल लॉ में किसी प्रोसीजर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, और अगर उस स्पेशल लॉ में किसी भी ऐसा कोई भी प्रोसीजर है जहाँ पे उसके बारे में नहीं लिखा है, साइलेंट है, तो उस सिचुएशन में सीपीसी के प्रोसीजरल प्रोविजंस अप्लाई हो सकते हैं। तो केवल और केवल उसी सिचुएशन में हमारे सीपीसी के प्रोसीजरल प्रोविजंस क्या होंगे? अप्लाई होंगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं होंगे। तो क्रक्स क्या है सबसेक्शन 1 का कि अगर कोई रिवेन्यू कोड है, इसमें अगर स्पेशल लॉ है, जो भी टेनेंसी एक्ट है, ये सारे उसके अंडर अगर कोई केस चल रहा है, टेनेंसी एक्ट मान लो है, उसके अंडर कोई केस चल रहा है और वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्रोसीजर स्पेशल लॉ में वो साइलेंट है, वो चीज़ के बारे में नहीं बता रहा है, तो तभी फिर हमारा सीपीसी उठ के आएगा और उसमें प्रोविज़न अप्लाई हो सकता है, मतलब बताएगा कि सीपीसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अदरवाइज स्पेशल लॉ ही हमारा प्रिवेल करेगा।
बट स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू कुछ सीपीसी प्रोविजंस को अप्लाई ना करे। मतलब कुछ ऐसे सीपीसी के प्रोविजंस है वहाँ पे अगर अप्लाई नहीं होने चाहिए तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो नोटिफाई करके ये करवा सकते हो और या अप्लाई करे विथ नोटिफिकेशन। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही पावर है कि अगर वहाँ पे अप्लाई करना है तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देगी, अगर अप्लाई नहीं करना है तो स्टेट गवर्नमेंट ये भी नोटिफाई कर देगी कि यहाँ पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो रिवेन्यू कोड्स का मेन स्पेशल एक्ट सीपीसी सप्लीमेंट्री प्रोसीजरल लॉ है। तो रिवेन्यू कोड का जो मेन स्पेशल एक्ट है सीपीसी वो सप्लीमेंट्री प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन फाइनल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें यही इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिवेन्यू कोड जो हमारी है एक वो स्पेशल एक्ट है और वो सप्लीमेंट्री प्रोसीजरल लॉ है, लेकिन फाइनल किसके पास में कंट्रोल है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। फिर सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? रिवेन्यू कोड्स के बारे में बता रहा है कि रिवेन्यू कोड का मतलब क्या है? ऐसी कोड जो किसी लोकल लॉ के अंडर रेंट, रिवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड के प्रॉफिट से रिलेटेड सूट्स या प्रोसीडिंग सुनती है। तो रिवेन्यू कोड्स हमारी कौन सी हैं? ऐसी कोड है जो लोकल लॉ के अंडर रेंट, रिवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड के प्रॉफिट से रिलेटेड सूट सुनती है, तो उसे हम रिवेन्यू कोड बोलते हैं। क्या इंक्लूड नहीं होता इन रिवेन्यू कोड्स में या फिर इस सेक्शन में? क्या इंक्लूड नहीं होता? ऐसी सिविल कोड जो सीपीसी के अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिविल सूट ट्राई करती हैं वो रिवेन्यू कोड्स में नहीं है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा? ऐसी सिविल कोड जो सीपीसी के अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सिविल सूट सुनती हैं, ट्राई करती हैं, तो वो रिवेन्यू कोड नहीं है। तो वो फिर रिवेन्यू कोड नहीं मानी जाएंगी कि वो रिवेन्यू कोड है अगर वो सिविल सूट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सीपीसी के अंडर, मतलब सिविल कोर्ट जो सीपीसी के अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सिविल सूट सुनती हैं, तो वो रिवेन्यू कोड फिर नहीं मानी जाएंगी। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है रिवेन्यू कोड और सिविल कोड का? एक डिफरेंस भी देख लेते हैं कि स्पेशल लॉ के अंडर हमारा रिवेन्यू कोड हमेशा स्पेशल लॉ के अंडर ही काम करेगा और सिविल कोड सीपीसी के अंडर। सिविल कोड्स हमारी सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड है हमारा उसी के अंडर करेंगी, प्रोसीजर उसी का लेंगी, यूज़ करेंगी, प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग काम करेंगी। सेकंड है लैंड रिवेन्यू रेंट मैटर्स। रेवेन्यू कोड में हमेशा लैंड रिवेन्यू रेंट मैटर्स ऐसे केसेस आते हैं और सिविल कोड में जनरल सिविल डिस्प्यूट्स अगर हुआ तो सीपीसी के अकॉर्डिंग उसमें कवर हो जाएगा और ऐसे ही केस में अप्लाई हो जाएगा। सीपीसी लिमिटेड एक्सटेंट में अप्लाई। सीपीसी हमेशा रिवेन्यू कोड्स में एक बहुत लिमिटेड एक्सटेंट में अप्लाई होता है, लेकिन अगर सिविल कोड की बात करें तो उसमें सीपीसी फुल्ली अप्लाई होता है। एक एग्जांपल भी है यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट। एक यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट है कि अंडर एक टेनेंसी डिस्प्यूट है, अगर एक्ट में अपील प्रोसीजर डिफाइंड है वही फॉलो होगा। अगर एक्ट साइलेंट है सीपीसी का रिलेवेंट प्रोविज़न अप्लाई हो सकता है। तो क्या बता रहा है कि एक यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट है, वहाँ पे टेनेंसी डिस्प्यूट है, तो वहाँ पे अगर कोई एक्ट में उस एक्ट में ये जो एक्ट हमारा ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट है इस एक्ट में अपील अगर दिया है तो फिर वो अपील के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। और अगर मान लो वो प्रोसेस नहीं दी गई है, वो अगर प्रोसेस नहीं दी गई है, अगर वहाँ पे साइलेंट है तो सीपीसी का जो रिलेवेंट प्रोविज़न होगा वो अप्लाई हो सकता है। अभी हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है, उसका रिलेवेंट प्रोविज़न अप्लाई हो सकता है। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से मॉडिफाई कर सकती है। अब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके चेंजेस भी कर सकती है। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? चेंज। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या है? नोटिफिकेशन दे करके चेंज भी कर सकती है। वाई सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट? सेक्शन 5 हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना? तो फर्स्ट है कि सीपीसी का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी सीपीसी का यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं दिया गया है।
कि यूनिवर्सली ये अप्लाई होगा। स्पेशल रिवेन्यू सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ये क्या करता है, स्पेशल रिवेन्यू सिस्टम को सीपीसी हमारा प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए सेक्शन 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जुडिशरी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये जुडिशरी के एग्जाम में मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ के चलना कि हमारा सेक्शन 5 इम्पॉर्टेंट है। तो सेक्शन 5 बेयर एक्ट में क्या दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रिवेन्यू कोड्स। तो वेयर एनी रिवेन्यू कोड्स आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स of procedure upon which any special enactment applicable to them is silent, the state government may, by notification in the official gazette, declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to those codes, or shall any apply to them with such modifications as the state government may prescribe। तो कोई भी अगर स्पेशल एक्ट हमारा दिया गया है तो फिर हमारा सिविल कोड मतलब रिवेन्यू कोड्स में कोई भी हमारा सिविल कोड वाला सीपीसी कोड ये हमारा अप्लाई नहीं होगा जब तक स्पेशल एक्ट में बताया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे करके अप्लाई करवा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा ऑफिशियल गैजेट में कि इस पॉइंट में या केस में अप्लाई कर सकते हैं, हमारा कोड अप्लाई होगा तभी होगा, अदरवाइज उस स्पेशल लॉ ही हमारा अप्लाई होगा। तो ये देखो ना, एप्लीकेशन ऑफ कोड टू रिवेन्यू कोड्स, कोड कैसी और कहाँ पे अप्लाई होगा उसका एप्लीकेशन की बात की गई कोड में कि रिवेन्यू कोड्स में कब अप्लाई होगा। और रिवेन्यू कोड्स के सब सेक्शन 2 में रिवेन्यू कोड्स के बारे में बताया गया है कि इन सब सेक्शन 1 मीन्स अ कोर्ट हैविंग jurisdiction under any local law to entertain suits or other proceedings relating to the rent, revenue or profits of land used for agricultural purposes, but does not include a civil court having original jurisdiction under this code to try such suit or as being suits or proceedings of a civil nature। तो रिवेन्यू कोड्स ऐसी कोड्स जो किसी लोकल लॉ के अंडर आती हैं, रेंट, रेवेन्यू, एग्रीकल्चरल लैंड के प्रॉफिट से रिलेटेड सूट्स हैं या प्रोसीडिंग्स, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सुनेंगी। ठीक, सेक्शन 6 हमारा क्या बताता है, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बताता है सेक्शन 6। तो जब तक सेक्शन 6 के अब हम पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन सी मतलब पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्या होता है। पेक्यूनरी मतलब मनी, पैसा। तो कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन बताया गया है कि वो कहाँ तक उसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो वो पैसे के लिमिट से, कि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 5 लाख तक का ही एग्जाम्पल है ये कि 5 लाख तक का ही केस सुन सकती है। अगर 8 लाख तक का केस आ गया तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में ज्यूरिसडिक्शन है ही नहीं, वो नहीं सुन सकती है। तो हमारा डिफेंडेंट क्या है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है। तो ये है पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को बताया गया है कि कौन कौन सी कोर्ट्स या कितने तक की कोर्ट्स केस को सुन सकती हैं। तो जब तक एक्सप्रेसली कुछ और प्रोवाइड ना हो, कोई भी कोर्ट अपनी ऑर्डिनरी पेक्यूनरी लिमिट से ज़्यादा वैल्यू का सूट एंटरटेन नहीं कर सकती। तो अगर जब तक एक्सप्रेसली कहीं पे भी ये नहीं दिया गया है कि कोर्ट कितने तक का लिमिट लगाया गया है, कितने तक का वो सूट सुन सकती हैं, तो तब तक वैल्यू का जो सूट एंटरटेन, तो उस वैल्यू को वो एंटरटेन नहीं कर सकती हैं अगर सूट आता है तो। सबसे पहले पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है, तो पेक्यूनरी मनी से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट की पावर केस सुनने की। हर कोर्ट के पास एक मैक्सिमम मॉनेटरी लिमिट होती है जिसके अंदर ही वो केस सुन सकती है। तो हर एक कोर्ट्स के पास में पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या मॉनेटरी लिमिट होती है और वो उसी के अंडर केस को सुन सकती हैं, उससे बाहर नहीं सुन सकती हैं। एग्जाम्पल, मान लो सिविल जज, जूनियर डिवीज़न का कोई सिविल जज है,
कि उसकी लिमिट कितनी होगी, 5 लाख है। और सिविल जज सीनियर डिवीज़न उसकी लिमिट क्या है, 20 लाख। ये एक एग्जांपल है। तो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अनलिमिटेड है। अगर सूट वैल्यू 8 लाख का आता है तो जूनियर डिवीज़न नहीं सुन सकता, क्योंकि जूनियर डिवीज़न की लिमिट कितनी है, 5 लाख है। तो वो 8 लाख तक का सूट नहीं सुन सकता है, और सीनियर डिवीज़न हमारा सुन सकता है। तो यही बताया गया सेक्शन 6 में। इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है, सेव इन सो फार एज इन अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये हमारी दी गई है लाइन बेयर एक्ट में, सेक्शन 6 के बारे में एक लाइन ये दी गई है, जिसका मतलब है अगर किसी स्पेशल प्रोविज़न में अलग से जुरिस्डिक्शन दी गई हो तो वो ओवरराइड करेगी। तो मतलब अगर किसी अलग स्पेशल प्रोविज़न में कोई भी जुरिस्डिक्शन दी गई है तो फिर वो ओवरराइड कर जाएगा। कोर प्रिंसिपल क्या है, कोर्ट अपनी पिक्यूनरी लिमिट से ऊपर का केस नहीं ले सकती। जुरिस्डिक्शन मैंडेटरी है, कंसर्न से जुरिस्डिक्शन क्रिएट नहीं होती। अगर कंसर्न दोनों पार्टीज मान लो कंसर्न दे रही है कि अरे आप सुन लो कोर्ट को, तो ऐसा नहीं होगा, नहीं सुन सकती। पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का बेस क्या होता है, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का एक बेस है, तो वो क्या है, सूट की वैल्यू डिसाइड होती है। इसमें सूट की वैल्यू डिसाइड होती है कि कितने तक का एक कोर्ट सुन सकता है। तो प्लेंट में मेंशन्ड वैल्यू से, अगर वो प्लेंट में वैल्यू मेंशन्ड है कि 5 लाख 8 लाख तक का ही ये कोर्ट सुन सकती है, और वो प्लेंट में मेंशन है और उतने तक का जुरिस्डिक्शन है ही नहीं कोर्ट के पास, तो फिर वो नहीं सुनेगी। कोर्ट फीस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर जितनी कोर्ट फीस लग रही है उसके अकॉर्डिंग भी पता चल जाएगा कि इस कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। जुरिस्डिक्शन वैल्यूशन अलग हो सकती है और जुरिस्डिक्शन की वैल्यू भी अलग हो सकती है। अगर कोर्ट लिमिट क्रॉस करके सुन ले तो क्या होगा, अगर सुन लेती है तो क्या फिर होगा, तो डिक्री वॉइडेबल हो सकती है। मतलब अगर मान लो ये कोर्ट थी, इसके पास में जुरिस्डिक्शन नहीं था, इसने डिसीज़न भी दे दिया, तो अब क्या होगा, जो ये डिसीज़न दिया है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। में इनवैलिड हो सकता है अगर डिफेंडेंट ने इसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्शन रेज कर दिया तब। ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट स्टेज पर उठाना ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्शन कब उठाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्शन हमेशा स्टार्टिंग में ही उठा दो। जैसे ही कोर्ट में केस गया और पता चला कि ये कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो तभी आप ऑब्जेक्शन उठा दो कि नहीं, इस कोर्ट के पास में तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो ये केस तो सुन ही नहीं सकता। तो ऐसे आप ऑब्जेक्शन उठा दो अर्लीस्ट स्टेज में ही। सेक्शन 21 CPC बताता है। सेक्शन 6 वर्सेस अदर जुरिस्डिक्शन दिए गए हैं, जहाँ पे टाइप और मीनिंग, मतलब किस टाइप की जुरिस्डिक्शन है और उसका एरिया क्या क्या है। तो अगर मान लो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, मीन्स टेरिटरी, एरिया के बेसिस पर, तो वो अगर एक कोर्ट है वो एरिया के बेसिस पर ही उसका जुरिस्डिक्शन है कि इतने एरिया तक का ही वो कोर्ट केस सुन सकती है। तो अगर उससे बियॉन्ड चला गया नहीं सुनेगी। पिक्यूनरी, मनी से रिलेटेड, मनी के बेसिस पर इतना ही मनी का कोर्ट केस सुन सकती है, इतनी वैल्यू का ही, और इससे ज़्यादा आ गया तो नहीं सुन सकती है। थर्ड है सब्जेक्ट मैटर, नेचर ऑफ डिस्प्यूट। सब्जेक्ट मैटर क्या है, हमारे डिस्प्यूट का नेचर क्या है, तो ये एक हमारा सब्जेक्ट मैटर है। सेक्शन 6 स्पेसिफिकली मनी लिमिट की बात करता है, और सेक्शन 6 ऑलवेज मनी लिमिट्स की बात करता है। जितना मनी का लिमिट होगा उतना ही कोर्ट केस सुनेगी। एग्जाम्पल, ए ने 50 लाख का प्रॉपर्टी सूट सिविल जज जूनियर डिवीज़न में फाइल करता है। डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन लेता है, कोर्ट के पास में जुरिस्डिक्शन नहीं है, सूट रिटर्न होगा और ऑर्डर 7 रूल 10 हमारा लग जाएगा। वाई सेक्शन 6 इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 6 हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है, सेक्शन 6 हमारा इम्पॉर्टेंट क्यों है, जुडिशियल हायरार्की को मेंटेन करता है। अगर कोई भी कोर्ट केस सुनने लगेगी तो फिर हायरार्की सब तहस नहस ही हो जाएगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 20 लाख तक का कोर्ट सुन सकती है, लेकिन मान लो कोई 50 लाख तक का कोर्ट केस आ गया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सुन ली, और हाई कोर्ट के पास में वैल्यू 50 लाख तक का सुनने का, तो फिर ये इम्बैलेंस हो जाएगा।
हायरार्की मेंटेन नहीं हो पाएगी, लोग हाई कोर्ट में ही चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही चले जाएंगे। तो लोअर कोर्ट्स को ओवरलोड होने से बचाता है। अगर कोर्ट्स ऐसे ही अलाउ करने लगी कि कोई भी आ जाए, कितने तक का भी केस लेकर के आ जाए, तो ओवरलोड हो जाएगा एक कोर्ट के पास में। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस इंश्योर करता है, मतलब प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जजमेंट्स भी तो प्रॉपर अच्छे से देना है, वो भी इंश्योर करना है ना। सेक्शन 6 बेयर एक्ट से क्या लिखा है? पेक्यूनरी जुरिडिक्शन सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हियर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव any court jurisdiction over suits the amount or value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction। तो pecuniary jurisdiction क्या है? सेव इन सो फार, सेव करता है इन सो फार, अदरवाइज जो इतने एक्सप्रेसली अगर प्रोवाइडेड है, नथिंग एरिया कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिडिक्शन, अगर एक्सप्रेसली ही दिया गया है कि इतने तक का ही कोर्ट केस सुन सकती है, तो उतने तक का ही जुरिडिक्शन है, वो उतने अमाउंट तक का ही वो सुनेगी और उस कोर्ट में केस ले जाओ। अगर उससे बियॉन्ड आता है तो फिर वो नहीं सुन सकती। एक्सीड्स द पेक्यूनरी लिमिट इफ एनी ऑर्डिनरी जुरिडिक्शन में तो अलाउड नहीं है। फिर सेक्शन 7 प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट। अब हमारी पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के बारे में पढ़े, अब प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट कौन कौन सी हैं, तो बेसिक आइडियाज में दिया गया है। सेक्शन 7 बताता है कि सीपीसी के कुछ प्रोविज़न स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होते। तो क्या बोल रहा है कि सीपीसी के कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स में अप्लाई नहीं होते, यानी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक स्पेशल टाइप की सिविल कोर्ट है जिसके लिए सीपीसी लिमिटेड एक्सटेंट तक ही एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्मॉल जो हमारी कॉजेज कोर्ट्स है एक स्पेशल टाइप की सिविल कोर्ट है जिसके लिए सीपीसी लिमिटेड एक्सटेंट तक ही एप्लीकेबल है। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स कैसी है? हमारी स्पेशल टाइप की सिविल कोर्ट है, तो जिसके लिए सीपीसी एक लिमिटेड एक्सटेंट है तक की ही एप्लीकेबल होगा, मतलब एक एक्सटेंट तक ही हमारा सिविल प्रोसीजर कोड अप्लाई होगा स्मॉल कॉजेज कोर्ट में, क्योंकि ये स्पेशल टाइप का हमारा सिविल कोर्ट है, स्पेशली बनाया गया है, तो सीपीसी सारा इसमें एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कौन सी कोर्ट? अब हमारी कौन सी कोर्ट्स हैं? सेक्शन 7 अप्लाई होता है। ऐसी कौन सी कोर्ट्स है जहाँ पे सेक्शन 7 हमारा अप्लाई होता है? तो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स एक्ट 1887, बेरार स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स लॉ 1905, यहाँ पे हमारा सेक्शन 7 अप्लाई हो जाएगा। और वो कोर्ट्स जो स्मॉल कॉज जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करती हैं, तो वहाँ पे हमारा सेक्शन 7 लग जाएगा। पहले समझो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स क्या होती हैं। स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स होती क्या हैं ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ये कोर्ट छोटे मॉनेटरी डिस्प्यूट्स जैसे रेंट, रिकवरी ऑफ स्मॉल अमाउंट, माइनर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को समरी प्रोसीजर से डिसाइड करती हैं। तो स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स कौन सी होती हैं? जो छोटे मॉनेटरी डिस्प्यूट्स, छोटे छोटे मॉनेटरी डिस्प्यूट्स जैसे रेंट रिलेटेड कोई केस आ गया और रेंट को रिकवरी स्मॉल अमाउंट अगर रिकवरी करना है वो हो गया, माइनर कॉन्ट्रैक्चुअल मगर छोटा सा माइनर कॉन्ट्रैक्ट किया उसका डिस्प्यूट हो गया, तो ये सारी स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स में ही केस आते हैं। तो इसमें पूरा हमारा सीपीसी नहीं लगता है, समरी प्रोसीजर ही, इसमें एक समरी प्रोसीजर ही डिसाइड हो जाता है छोटा सा जल्दी से। पर्पस क्या है? स्पीडी डिस्पोजल कराने के लिए, इसलिए समरी प्रोसीजर लगता है, क्योंकि ये प्रोसीजर सीपीसी हमारा प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर फॉलो करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए छोटे मोटे चीज़ों के लिए सीपीसी अप्लाई करने लायक नहीं है। समरी प्रोसीजर जल्दी स्पीडी डिस्पोजल हो जाएगा, टेक्निकलिटीज़ कम रहेंगी, अप्लाई का स्कोप लिमिटेड है, अपील का भी इसमें
अपील का स्कोप इसमें लिमिटेड है। समरी प्रोसीजर में अपील भी नहीं होता और सीपीसी में सारी चीज़ फॉलो करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सेक्शन 7 क्या होता है? सेक्शन 7 हमारा है क्या? सीपीसी के कुछ पार्ट्स स्मॉल कॉजेस कोड्स पर अप्लाई नहीं होंगे। तो सीपीसी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोड्स में अप्लाई नहीं होंगे। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। पहला है बॉडी ऑफ सीपीसी जो अप्लाई नहीं होता। तो सीपीसी का बॉडी जो अप्लाई नहीं होता, तो सूट्स, पहला क्या है? सूट्स एक्सेप्टेड फॉर स्मॉल कॉजेस कोड, स्मॉल कॉज कोड। जो सूट्स स्मॉल कॉज कोड्स के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, ऐसे सूट्स जो स्मॉल कॉज कोड्स के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, जैसे टाइटल डिस्प्यूट्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स, उन प्रोविज़न का सीपीसी वाला डिटेल्ड सिस्टम यहाँ अप्लाई नहीं होता। तो उन प्रोविजंस का सीपीसी वाला जो एक डिटेल में प्रोसेस फॉलो करना है वो यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा टाइटल डिस्प्यूट हुआ है तो वहाँ पे हम सीपीसी का पूरा फॉलो करने लगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट, जहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है डिक्री का एग्जीक्यूशन कराना है, तो अगर सूट स्मॉल कॉज की है, नेचर का नहीं है, अगर कोई सूट हमारा स्मॉल कॉज नेचर का नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन का सीपीसी फ्रेमवर्क यहाँ अप्लाई नहीं होता। अगर कोई हमारा स्मॉल कॉज नेचर का है, स्मॉल कॉज कोड जो है हमारी उसका नेचर का नहीं है, स्मॉल कॉजेस नेचर का हमारा सूट ही नहीं है, तो उसकी एग्जीक्यूशन का सीपीसी फ्रेमवर्क यहाँ पे अप्लाई नहीं होता कि हम सीपीसी का एग्जीक्यूशन फॉलो करने लगें। अगर उसका नेचर ही नहीं है स्मॉल कॉजेस कोड का, तो हम क्यों इसमें सीपीसी अप्लाई करेंगे, ये बताया गया। थर्ड है एग्जीक्यूशन अगेंस्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। IMP मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एग्जीक्यूशन किसकी अगेंस्ट में अगर कराना है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो स्मॉल कॉज कोड इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। अगर हमारी छोटी स्मॉल कॉज कोड है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई केस आता है तो वहाँ पे डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकती है, क्योंकि स्मॉल कॉज कोड मेनली मूवेबल मॉनेटरी क्लेम्स के लिए होती हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है। इमूवेबल के लिए हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। फिर बी, स्पेसिफिक सेक्शंस जो अप्लाई नहीं होते, ऐसे सेक्शंस जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 7 स्पेसिफिकली कहता है कि फॉलोइंग सेक्शंस अप्लाई नहीं होंगे, जैसे कि सेक्शन 9 हमारा अप्लाई नहीं होगा। सिविल कोड जुरिस्डिक्शन वाला जनरल प्रोविज़न है, सिविल कोड जुरिस्डिक्शन वाला जनरल प्रोविज़न है, तो सेक्शन 9 भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 91, 92 पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक ट्रस्ट रिलेटेड सूट्स हैं। सेक्शन 94, 95 लिमिटेड एक्सटेंट तक ये अप्लाई नहीं होंगे जब बात होए इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैचमेंट की, इंजंक्शन की, रिसीवर अपॉइंटमेंट, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड है। सेक्शन 96 to 1112 ये सेक्शंस रिलेट करता है अपील्स, रेफरेंस रिव्यू। स्मॉल कॉज कोर्ट में नॉर्मली अपील्स अलाउड नहीं होती हैं एक्सेप्ट लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कुछ लिमिटेड इस सर्कमस्टेंसेस को छोड़ करके स्मॉल कॉज कोर्ट में आप अपील ही नहीं कर सकते हो, अपील का प्रोविज़न नहीं होता है। सेक्शन 115 रिविजनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट। तो कोर्ट प्रिंसिपल क्या है? स्मॉल कॉज कोर्ट स्पीडी, समरी, लिमिटेड पावर्स, नो कॉम्प्लेक्स सिविल रेमेडीज़ है। तो इसमें अगर हम कोड अप्लाई करने लगेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। और स्मॉल कॉजेस कोर्ट का मेन एम क्या है? समरी प्रोसीडिंग्स देना, समरी जजमेंट या समरी प्रोसीडिंग्स को यूज़ करना, स्पीडी ट्रायल हो जाए, ये मेन उसका इम्पॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ही है। तो अगर हम लिमिटेड पावर्स है स्मॉल कॉज के पार्ट, तो हम उसको अगर हम
कोड को यूज़ करते हैं सिविल प्रोसीजर को, तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतने बड़े केस ही नहीं होते कि हम वहाँ पे ये यूज़ करने लगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्मॉल कॉज कोर्ट जो है इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। अब हमारी स्मॉल कॉज कोर्ट के पास में ये भी पावर नहीं है कि वो इंजंक्शन ग्रांट करे। इमूवल प्रॉपर्टी अटैच नहीं कर सकती, रेगुलर अपील अलाउड नहीं कर सकती। वाई लेजिस्लेचर ने ऐसा किया? अब हमारी लेजिस्लेचर ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये कोर्ट्स माइनर डिस्प्यूट के लिए बनी हैं। तो ये कोर्ट्स बनी ही किस लिए हैं? माइनर डिस्प्यूट के लिए। अगर वो ये कोर्ट्स ही माइनर डिस्प्यूट के लिए, तो वो ऐसे बड़े बड़े रूल्स प्रोसीजर को कैसे यूज़ कर सकती हैं? टेक्निकल सीपीसी प्रोसीजर से बचने के लिए, मतलब सीपीसी में इतनी टेक्निकलिटीज़ होती है, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए ही स्मॉल कॉज कोर्ट लगाया कि छोटे छोटे, अगर अब वो व्यक्ति है, बहुत छोटा डिस्प्यूट हुआ ए और बी के बीच में, अब ये रेंट डिस्प्यूट हो गया, मान लो रिकवरी ऑफ मनी हो गया, तो अब ये सीपीसी को फॉलो करने लगेंगे, सिविल कोर्ट में चले जाएंगे, तो कितना लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। बस रिकवरी मान लो 500 तक का, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस। तो समरी स्मॉल कॉजेस कोर्ट जा करके अपना स्पीडी ट्रायल करा के जजमेंट्स ले लो। स्पीडी जस्टिस देने के लिए ये मेन लाया गया है स्मॉल कॉजेस कोर्ट। अगर पूरा सीपीसी अप्लाई हो जाता तो समरी नेचर ख़त्म हो जाता। तो अगर हम पूरा ही अप्लाई कर देते सीपीसी, तो हमारा समरी नेचर ही ख़त्म हो जाता। इसलिए कंपैरिजन किया गया है। बेसिस क्या है? नेचर, अपील, इंजंक्शन, इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन, कॉम्प्लेक्स सूट। तो इस नेचर क्या है स्मॉल कॉजेस कोर्ट और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट के बारे में डिफरेंस बताया गया। नेचर समरी और ऑर्डिनरी का रेगुलर होता है। अपील जनरली इसमें नहीं होता, सिविल कोर्ट में होता है। इंजंक्शन नहीं सिविल कोर्ट के पास में, हाँ। इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन इसमें नहीं है, इसमें करना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स सूट आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सूट नहीं, और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। तो सेक्शन 7 हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो सेक्शन 7 क्या दिया गया है बेयर एक्ट में? प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट, द फॉलोइंग्स प्रोविजंस शैल नॉट एक्सटेंड टू द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1887, एक्ट नंबर 9 of 1887, for under the Berar Small Cause Court Law 1905, or courts exercising the jurisdiction of a court of small causes under the said act or law, or to courts in any part of India to which the said act does not extend, exercising a corresponding jurisdiction, that is to say, कह सकते हैं कि ए सो मच ऑफ द बॉडी ऑफ द कोड एज रिलेट्स टू सूट्स एक्सेप्टेड फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। सेकेंड, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इन सच सूट्स। थर्ड, द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज अगेंस्ट रिमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड बी द फॉलोइंग सेक्शंस, दैट इज टू से सेक्शन 9। सेक्शन कौन कौन से नहीं लगेंगे? कह सकते हैं सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 91 एंड 92, 94 and 95. So as far as authorized or relate to orders for the attachment of immovable property, injunction, the appointment of a receiver of immovable property, or the interlocutory orders referred to in clause E of section 94 and section 96 to 112 and 115. सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड। प्रेसिडेंसी क्या? स्मॉल कॉज कोड। सीपीसी का प्रोविजंस जनरली प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड पर अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस जो एक्सप्रेसली मेंशन किए गए हैं। तो प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोड क्या होती है कि सीपीसी के प्रोविजंस जो जनरली प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होंगे, एक्सेप्ट कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शंस हो जो कि एक्सप्रेसली मेंशन किया गया कि यहाँ पे सीपीसी ही लगेगा, वहाँ पे लग सकता है। कौन सी कोर्ट्स हैं? ये सेक्शन अप्लाई होता है उन स्मॉल कोर्ट्स पर जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। तो ये हमारी प्रेसिडेंसी सिटीज़ हैं, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अंडर द प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट एक्ट 1882,
तो यहाँ पे सीपीसी हमारा अप्लाई नहीं होगा एक्सप्रेसली जब तक मेंशन ना किया गया हो। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स क्या होती हैं? ये मेट्रोपॉलिटन लेवल की स्मॉल कोर्ट्स कोर्ट हैं जो माइनर सिविल डिस्प्यूट्स, रेंट रिकवरी, स्मॉल कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम्स के लिए बनाई गई हैं। क्लेम्स को स्पीडी तरीके से डिसाइड करती हैं। ये उन माइनर सिविल डिस्प्यूट्स, रेंट रिकवरी, स्मॉल कॉन्ट्रेक्चुअल जो क्लेम्स हैं इनको स्पीडी तरीके से क्या करती हैं? डिसाइड करती हैं। इसलिए प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट को बनाया गया है और ये इसलिए है इनका अपना स्पेशल एक्ट है, इसलिए सीपीसी लिमिटेड एक्सटेंट तक ही अप्लाई होता है। इनका एक अलग से ही स्पेशल एक्ट बनाया गया है। मेन रूल क्या है? सीपीसी का बॉडी इन कोर्ट्स पर अप्लाई नहीं होता एक्सेप्ट सेक्शन 24 ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की बात करें या सेक्शन 38 to 41 एग्जीक्यूशन प्रोविजंस की बात करें। सेक्शन 75 कमीशन क्लॉजेस ABC, सेक्शन 76, 77, सेक्शन 157, 158 यानी कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अप्लाई होते हैं। प्रोवाइजो 1 हाई कोर्ट की पावर, कंसर्न हाई कोर्ट, फोर्ट विलियम्स, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे इनको पावर है नोटिफिकेशन के थ्रू सीपीसी के कुछ प्रोविजंस अप्लाई करने की विद मॉडिफिकेशंस, मतलब कुछ चेंजेस करके। लेकिन कंडीशंस क्या बताएगी? वो प्रोविजंस प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट 1882 से इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। ये प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन जो कि प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट जो 1882 का है वो इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। प्रोवाइजो सेकंड में क्या बताया गया है? रूल्स की वैलिडेशन के बारे में बताया गया है, बात किया गया है। हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं सेक्शन 9 ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स एक्ट के अंडर, अगर हाई कोर्ट ने जो भी रूल्स बनाए हैं सेक्शन 9 ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट के अंडर वो वैलिड माने जाएंगे। हमारा प्रोवाइजो सेकंड बात करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सीपीसी का फुल एप्लीकेशन नहीं होता, स्पेशल एक्ट्स प्रिवेल करेंगे, हाई कोर्ट मॉडिफिकेशन कर सकता है, समरी नेचर मेंटेन की जाती है। ये इनके एसेंशियल्स भी एक तरह से हैं। तो हमारा सेक्शन 8 क्या बात कर रहा है? प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट्स की सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 24, 38 to 41, 75 clauses A, B, C, 76, 77, 157, 158 and by the Presidency Small Cause Court Act 1882, Act number 15 of 1882, the provisions in the body of this code shall not extend to any suit or proceedings in any court of the small causes established in towns of Calcutta, Madras and Bombay। तो क्या बोल रहा है हमारा कि ये कोड जो है इनके ऊपर नहीं लागू होगा, इन प्रेसिडेंसीज स्मॉल कोर्ट के ऊपर जब तक एक्सप्रेसली मेंशन ना हुआ। लेकिन प्रोवाइजो क्या बताया गया कि हाई कोर्ट्स ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम, मद्रास, बॉम्बे एज द केस में बी मे फ्रॉम टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन करके ऑफिशियल गैजेट में बता सकते हैं कि यहाँ पे लग सकता है, डाय कर सकते हैं डैट एनी सच प्रोविजंस नॉट इनकंसिस्टेंट, अगर ऐसे प्रोविजन है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है विथ एक्सप्रेस प्रोविजन में ऑफ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉजेस कोर्ट एक्ट में 1882 एंड विथ सच मॉडिफिकेशन करके एंड adaptation and may be specified in the notification shall modification and adaptation and may be specified in the notification shall extend to suits or proceedings or any class of suits or proceedings in such courts में। और दूसरा प्रोवाइजो क्या बताया गया है? all rules here to 4 made by any of the said high courts under section 9 of the Presidency Small Causes Courts Act 1882 shall be deemed to have been validly made। तो प्रोवाइजो सेकंड क्या बोलता है कि हाई कोर्ट ने जो रूल्स बनाए हैं सेक्शन 9 के प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट्स एक्ट के अंडर वो सारे वैलिड माने जाएंगे।